नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप गुजरात से मास्टर स्ट्रोक का स्पेशल एडिशन देख रहे हैं। आप ये जानते हैं कि गुजरात की सरजमी पर लगातार सियासी माहौल बना हुआ है, लेकिन पूरे देश में श्रद्धा मर्डर केस को लेकर चर्चा हो रही है। बहुत डेवलपमेंट आज हो गए। आरोपी आफ्ताब का दूसरे दिन भी पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ, लेकिन इसका प्रोसेस कल भी जारी रहने वाला है। मुंबई पुलिस की टीम ने श्रद्धा के मोबाइल को रिकवर करने के लिए तलाश अपनी तेज कर दी है। समंदर में डाइवर्स को उतारा गया है, जबकि दिल्ली पुलिस की टीम हिमाचल और उत्तराखंड में अभी भी मौजूद है। यानी जल, जंगल, पहाड़, मैदान सब तक छानबीन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन वॉर फुटिंग मोड में है, लेकिन सवाल यह है कि 2 हफ्ते के इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को एविडेंस बॉक्स में कितने सबूत इकट्ठा करने का मौका मिल गया है। क्या ये सबूत आफ्ताब को गुनहगार साबित करने में काफी होंगे, या फिर पुलिस आफ्ताब की कहानियों के भंवर जाल में ही फंस गई है। अहम सवाल ये भी है कि क्या श्रद्धा मर्डर केस से जुड़े सबूतों के पड़ताल लोग को पुलिस कभी डिकोड कर भी पाएगी। इस रिपोर्ट से समझिए पुलिस की राह क्यों आसान नहीं। क्या आफ्ताब के भ्रमजाल में पुलिस फंस गई? क्या आफ्ताब की कहानी ने पुलिस को उलझा दिया? क्या आफ्ताब का चक्रव्यूह भेदना मुश्किल होगा? क्या सबूतों के पाताल लोक तक पहुंच पाएगी पुलिस? ये सवाल नहीं, बल्कि वो सच्चाई है जिससे दिल्ली पुलिस का रोज सामना हो रहा है। सवाल ये नहीं कि आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल किया, सवाल ये है कि आफ्ताब को कातिल ठहराने के लिए पुलिस के पास सबूतों के नाम पर क्या है, कुछ है भी या नहीं। इसे ऐसे समझिए, 14 दिन की तफ्तीश में दिल्ली पुलिस को सिर्फ कुछ हड्डियां मिली। सबसे अहम बात यह कि जांच टीम को श्रद्धा का स्कल बरामद नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के घर से कुछ चाकू अपने कब्जे में ली, मगर पुलिस को वो हथियार नहीं मिला जिसके जरिए श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए गए थे। 2 हफ्ते की पड़ताल में पुलिस ने सिर्फ कुछ खून के धब्बों को ट्रेस किया, लेकिन पुलिस को वारदात के वक्त श्रद्धा के खून से सने कपड़े नहीं मिले। चंद दिनों की तफ्तीश में पुलिस के पास सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज है जिसमें आफ्ताब दिखता है, मगर पुलिस को ऐसा कोई चश्मदीद नहीं मिला जो ये कह सके कि उसने आफ्ताब को कत्ल करते देखा या फिर श्रद्धा के शव के टुकड़े करते देखा। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए भी आफ्ताब ने बड़ी प्लानिंग की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आफ्ताब ने श्रद्धा के बॉडी के हिस्सों को डिस्पोज करने के लिए जब भी मेहरौली के घर के बाहर कदम रखा तो उसने अपने मोबाइल की लोकेशन को स्विच ऑफ कर दिया। इतना ही नहीं, वो हर बार अपने मोबाइल को अपने मेहरौली वाले घर पर ही छोड़ कर गया, जिससे कि भविष्य में कभी उसकी मोबाइल लोकेशन का कोई सुराग ना मिल सके। 12 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब अमीन पूनावाला को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि केस को सुलझा लिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में जब मामले की सुनवाई हुई तो वहां पर तो दिल्ली पुलिस ने यह तक कह दिया कि 80% केस सुलझ चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। सोचिए, आफ्ताब की रिमांड खत्म होने वाली है। कानून के मुताबिक उसे अब जुडिशियल कस्टडी में भेजना हो, लेकिन इस बीच वो पॉलीग्राफ टेस्ट में भी एक्सपर्ट्स को गुमराह कर रहा है। आफ्ताब पुलिस की कस्टडी में अपना जुर्म कबूल करता है। ये कहता है कि उसी ने श्रद्धा का कत्ल किया, मगर एफएसएल सोर्सेज के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान बार बार छींक रहा है, तबीयत खराब होने की बात कर रहा है, बयान बदल रहा है। पुलिस पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि डेक्स्टर सीरीज देखकर बॉडी पार्ट्स को डिस्पोज करने का तरीका जाना, लेकिन एफएसएल सूत्रों के मुताबिक जब पूछा गया कि क्या दृश्यम फिल्म देखकर साजिश की थी, इसके जवाब में आफ्ताब ने कहा, हाँ दृश्यम देखी है और अब तो दृश्यम पार्ट 2 भी आ गई है। आफ्ताब ने पहले बताया था कि उसे श्रद्धा के मोबाइल फोन की जानकारी नहीं, मगर अब श्रद्धा का मोबाइल फोन ढूंढने के लिए मुंबई में भायंदर की खाड़ी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों को जुटाने का काम किया जा रहा है। बहुत चुनौती भरा काम है क्योंकि इस अथाह समुद्र की खाड़ी को देखिए, इस पूरे इतने बड़े समुद्र की खाड़ी में मोबाइल फ़ोन को तलाशना है। संभवतः ये जो सामने आपको रेलवे का ब्रिज दिख रहा है और ये लोकल ट्रेन दिख रही है, चूँकि मुंबई के लोकल ट्रेनों के दरवाजे खिड़कियाँ खुली होते हैं और पुलिस को जो जानकारी है कि आफ्ताब ने इसी से जब यहाँ से गुजर रहा था तो जो मोबाइल फ़ोन था उस मोबाइल फ़ोन को उसने इस खाड़ी में फेंक दिया था और उस मोबाइल को तलाशना है पुलिस को। आफ्ताब के इन्हीं बयानों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितना शातिर है, किस तरह बयान बदल रहा है, कहानियों में उलझा रहा है। इसलिए दिल्ली और मुंबई पुलिस की टीमें अब भी सर्च ऑपरेशन में जुटी हैं। मुंबई में समंदर से लेकर महरौली के जंगल तक और हिमाचल उत्तराखंड की लोकेशन तक में पुलिस टीम मौजूद है ताकि कोई सुराग मिल जाए। मगर शायद पुलिस को भी एहसास होने लगा है कि ये छानबीन काफी नहीं है, इसलिए अब तीसरे दिन भी पॉलीग्राफ टेस्ट की बातें होने लगी हैं। फिर नार्को टेस्ट होगा, लेकिन इतना तय है कि सबूतों के इस पाताल लोक को डिकोड करना अब बेहद मुश्किल होने वाला है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात जरा अन्नदाताओं की करते हैं। आप कहेंगे ऐसा क्या हो गया? आप ये जानते हैं ना कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर खाद के लिए किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन आज नेपाल बॉर्डर से हमारे पास यानी एबीपी न्यूज़ के पास कुछ ऐसी तस्वीरें आई है जिन्हें देखने के बाद अन्नदाता का खून खौल उठना लाजमी है। जिस वक्त किसानों को सबसे ज़्यादा खाद की ज़रूरत है, उस वक्त खाद स्मगलर्स एक्टिव हो गए। आखिर किस रूट से खाद देश से बाहर भेजी जा रही है, कैसे खाद का गोरख धंधा ऑपरेट हो रहा है, और जब स्मगलर्स पर लाइव रेड पड़ी तो कैसे एबीपी न्यूज़ के कैमरे में सच कैप्चर हुआ, ये सब कुछ एक्सक्लूसिव तौर पर आपके लिए इस रिपोर्ट के सहारे। खाद नहीं मिलेगा तो कैसे खेती करेंगे? सरसों बर्बाद होगी, खाद नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। खाद नहीं मिल रहा आप लोगों को? ना, नहीं मिल। जिस वक्त खाद के दाने दाने के लिए अन्नदाता लाइन में खड़ा है, जिस वक्त देश में खाद की किल्लत किसान महसूस कर रहे हैं, ठीक उसी वक्त एबीपी न्यूज़ के कैमरे में खाद तस्करी की ऐसी तस्वीरें कैप्चर हुई जिन्हें देखकर देश के अन्नदाताओं का गुस्सा वाजिब है। यूपी का लखीमपुर खीरी जिला, लाइव खाद तस्करी कैमरे में कैप्चर। 24-25 नवंबर की दरमियानी रात यूपी के लखीमपुर खीरी इलाके के तिकुनिया इलाके में कुछ बड़ा होने वाला था, जिसका इनपुट एसएसबी को मिल चुका था। खबर पक्की थी, जिस खाद के दाने दाने के लिए किसान संघर्ष कर रहे हैं, उस खाद की बड़ी खेप तस्करी के जरिए नेपाल पहुंचने वाली थी। जैसा इनपुट एसएसबी को मिला था, तस्करी का भांडाफोड़ करने की वैसी ही तैयारी थी। एसएसबी ने ट्रैप बिछाया। तिकुनिया एरिया में एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने एंट्री मारी। एबीपी न्यूज़ का कैमरा ऑन हो चुका था, लाइव रेड होने वाली थी। खखरौला इलाके में ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर जैसे ही खंगाला गया, एसएसबी की टीम की आंखें फटी रह गई। ट्रॉली खाद की बोरियों से लदी थी। एसएसबी की लाइव रेड में खाद की 145 बोरियां पकड़ी गई, जिनकी डिलीवरी नेपाल में होनी थी। लाइव रेड में पकड़ी गई खाद को कस्टम डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया गया। तस्करी के इस गोरख धंधे का पर्दाफाश ऐसे वक्त में हुआ है जब देश के किसान खाद की किल्लत से जूझने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में देश में खाद की किल्लत के सच की तह तक जाना जरूरी था। लिहाजा एबीपी न्यूज़ ने देश के 5 राज्यों में बड़ी पड़ताल की। आखिर ग्राउंड जीरो पर खाद की किल्लत की कैसी हकीकत कैमरे में कैप्चर हुई। यूपी, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में किसानों का कैसा दर्द कैमरे में कैप्चर हुआ, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट सरकारों तक पहुंचाने हम निकल पड़े। अब सवाल ये है कि क्या वाकई देश में किसान खाद के लिए जूझ रहा है, किसान जंग लड़ रहा है? क्या वाकई ये जंग इतनी बड़ी है जिस पर सरकारों को गौर करने की जरूरत है? इन सवालों की तह तक जाना बहुत जरूरी था। अन्नदाता की परेशानियों का मीटर मापने के लिए एबीपी न्यूज़ ने 5 राज्यों से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, ग्राउंड टेस्ट किया। ग्राउंड टेस्ट में आखिर निकला क्या, क्या दिखा? क्या किसानों को खाद के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है या फिर सब सिस्टमैटिकली चल रहा है? आज खाद पर उठे इन्हीं सवालों का सच जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए।
खाद पर अन्नदाता की त्योरियां कहां चढ़ी हैं, किसानों के तेवर कहां तल्ख हैं, किसानों की लाचारी और खाद की किल्लत की इसी केमिस्ट्री को करीब से समझने और हकीकत को कैमरे में कैप्चर करने एबीपी न्यूज की स्पेशल टीम निकल पड़ी। मंजिल देश के 5 बड़े राज्य थे जहां खाद की किल्लत होने के दावे थे। हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्या वाकई किसान खाद के लिए परेशान है? क्या वाकई गाँव में अन्नदाता के हाथ खाद नहीं लग रहे? इन सवालों की गिरह खुलने लगी। हरियाणा, रेवाड़ी के अनाज मंडी से सटी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके सामने किसानों की लंबी कतार थी। घंटों से कतार में खड़े थे, कुछ जमीन पर बैठे थे, इंतजार खाद मिलने का था। तो क्या किसानों को खाद मिली या मायूसी? इस सच से पर्दा उठ गया। ये खाद के लिए 4 दिन हो रही है लाइन लगाते। तो प्राइवेट नौकरी करते हैं, नाइट में ड्यूटी करते हैं, दिन में यहाँ खड़ा होना पड़ता है। कल भी आए, परसों भी आए, स्टॉक कम है, बोलते हैं भाई नंबर आता है, बोल देते खत्म हो गया, क्या करें। ये 5 आदमी ने एक गिरवानी को ले रहे हैं, भैया कब तक खड़े रहेंगे? जाके घर का काम भी करना है। अभी से मेरे आगे 30 है, तो पता नहीं मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वापिस ही जाना पड़ेगा शायद। बिहार, रोहतास। बिहार के रोहतास में एबीपी न्यूज कैमरा खुला तो किसानों की इतनी कतार दिखी जिसे देखकर माथा चकरा जाए। खाद के लिए गुत्थम गुत्था हो रही थी। बेहिसाब भीड़ के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें परेशान कर रही थी। विक्रमगंज के बिस्कोमान का ये मंजर हैरान कर रहा था। पुलिस से किसानों की बहस हो रही थी। तो क्या यहाँ किसानों को खाद मिली या किसानों को खाली हाथ लौटना पड़ा? कल मैं आए थे तो भीड़ थे ना, तो चल गया। तो फिर आज 8 बजे के आए हैं और कह रहे हैं कि नहीं खाद अब कोई टोकनो नहीं मिलेगा। खाद नहीं मिल रहा आप लोगों को? ना, नहीं मिल। सच आंखों के सामने था। किसान घंटों से खाद के लिए लाइन में खड़े थे। सिस्टम के दावों के उलट किसानों के दावे थे। रोहतास जिला में जितनी खाद की आवश्यकता है, एनकेपी, डीएपी, यूरिया जितनी आवश्यकता है अभी फिलहाल है। अभी खाद की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश, राजगढ़। खाद की जंग लड़ते ये मध्य प्रदेश के अन्नदाता हैं। लोकेशन राजगढ़ का जीरापुर है, जहां खाद लेने के लिए किसानों की बेहिसाब भीड़ जुटी। रात भर बच्चे हों, बुजुर्ग हों या नौजवान हों, ऐसे ही खाद पाने की हसरत में लाइन में खड़े। भीड़ इतनी कि तिल रखने की जगह नहीं। गुस्से का ज्वार ऐसा जो सिस्टम पर सवाल उठाता है। रात भर लाइनों में खड़े होने पर क्या यहाँ किसानों को खाद मिल पाई? किसान सुबह 5 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं। अभी तक उनको यूरिया के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। सर, अगर पर्याप्त खाद होता तो ये किसान सुबह से अपनी खेती का काम छोड़ के यहाँ लाइनों में नहीं लगते। जीरापुर में यूरिया की 2200 बोरियां किसानों को बांटी जानी थी, लेकिन खाद लेने 3000 से ज्यादा किसान पहुंच गए। ये दावे जिला प्रशासन के। जितनी हमारी अपेक्षा थी उससे लगभग 1000 लोग ज्यादा थे यहाँ पर। तो उनमें से हमने कुछ काफी लोगों को टोकन भी बांट दिए हैं, तो जिनको अगला माल आने पर दे दिया जाएगा। मध्य प्रदेश, सीहोर। मध्य प्रदेश में खाद के लिए जंग लड़ते एक किसान की जान चली गई। मामला इच्छावर विधानसभा के रामाखेड़ी गांव का है। ये फाइल फोटो शिव नारायण की। परिवार का आरोप है कि ढाबला सोसाइटी के बाहर खाद के लिए लंबी कतार थी, जिसमें शिव नारायण घंटों खड़े रहे और गश खाकर जमीन पर गिर पड़े, फिर कभी नहीं उठे। कल सुबह गए थे 8-9 बजे के करीबन। उसके बाद में वहाँ पे खाद के लिए लाइन में लगे थे। उसके बाद में 3-3:30 बजे के करीबन उनको वहाँ पे खाद के लिए बिल कटा। उसके बाद में जब वहाँ से चले तो रास्ते में गिर गए अचानक और स्पॉट पे खत्म हो गए। मध्य प्रदेश में खाद के लिए किसानों की संघर्ष गाथा चौंका रही थी, लेकिन सरकार ताल ठोक रही है कि सूबे में खाद की कोई किल्लत नहीं है। मध्य प्रदेश, शिवपुरी। सरकार के दावों की पड़ताल करते हुए हम शिवपुरी भी पहुंचे। यहाँ भी मंजर कमोबेश वैसा ही था। खाद के लिए किसानों की लंबी कतार थी। तो क्या किसानों को खाद नसीब हुई? क्या परेशानी है? खाद के चक्कर में खाद मिल नहीं रहा। क्या कह रहे हैं? कल के खड़े हैं, खट्टा नहीं मिल रही। खट्टा ने ब्लॉक कर रहे हैं, गाड़ी भर रहे हैं, टैक्सी भर रहे हैं। किसान के लिए खड़े हैं, ना कोई पर्ची ना कुछ। उत्तर प्रदेश, कौशाम्बी। खाद की किल्लत का मीटर मापते हुए हम यूपी के कौशाम्बी जिले पहुंचे। यहाँ भी किसानों की लंबी कतार थी। अब ये जानना भी जरूरी था कि किसानों को खाद नसीब हुई या नहीं। खाद के अंदर देख रहे हो आप, लाइन लगी हुई है, सर्वर छोड़ रखा है, इसलिए नहीं मिल रही है। अब आज 3रा दिन हो गया हमको आते आते यहाँ पे। उत्तर प्रदेश, लखीमपुर खीरी।
खाद की किल्लत और किसानों की लाचारी का मीटर मापते हम लखीमपुर खीरी पहुंच गए। यहाँ की रियलिटी रिपोर्ट देखिए। जब गेहूं, सरसों, आलू जैसी फसलों की बुआई का वक्त है तो ऐसे में खाद का संकट खड़ा हो गया है। ये दिक्कत इतनी ज़्यादा है कि किसान अपनी खेती की बुआई नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर तस्वीरें लखीमपुर खीरी का। ये भल्लिया बुजुर्ग साधन सहकारी समिति है, बुआई शुरू कर दी। बुआई का जुते पड़े हैं खेत, खाद न मिलने की वजह से अब रुका है मामला। अच्छा जी, खाद न मिलने की वजह से उपज जरूर घट जाएगी। ऐसे अगर हम बो देते हैं तो उपज नहीं मिल पाएगी हमको। हमारा सब घाटे घाटा है। राजस्थान, भरतपुर। जैसा मंजर, जैसी तस्वीरें देश के 4 राज्यों में थीं, किसानों का वैसा ही दर्द राजस्थान में भी दिखा। भरतपुर में खाद की चाहत में किसान कतारों में घंटों खड़े दिखे, लेकिन क्या इतने संघर्ष के बावजूद खाद मिल पाई? हम सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक खाद नहीं मिल रहा है। किसानों का कहना है कि लाइन लगाने के बावजूद खाद नहीं मिली, लेकिन सवाल है कि खाद को लेकर सरकार के पास क्या इंतजाम है। सरकारी सिस्टम में खाद पानी का क्या हाल है, ये भी समझ लेते हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 16 नवंबर 2022 तक खाद को लेकर कुछ फिगर्स रिलीज किए हैं। दावा किया गया कि 2022-23 की रबी की फसलों के लिए पूरे देश में किसान भाइयों को 180 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत होगी। 16 नवंबर तक किसानों को 57.40 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत बताई गई। केंद्र सरकार का दावा है कि सिस्टम के अंदर 92.54 लाख मीट्रिक टन यूरिया मौजूद है, जबकि इस दौरान सिर्फ 38.43 लाख मीट्रिक टन यूरिया की बिक्री हुई है। केंद्र सरकार का दावा है कि राज्यों के पास अब भी 54.11 लाख मीट्रिक टन यूरिया स्टॉक में है। इतना ही नहीं, ये तक कहा गया कि यूरिया प्लांट्स के पास 1.05 लाख मीट्रिक टन, जबकि पोर्ट्स पर 5.03 लाख मीट्रिक टन यूरिया मौजूद है, ताकि किसानों की मांग को पूरा किया जा सके। मध्य प्रदेश में भी पूरे देश भर में फर्टिलाइज़र की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में है। मैं किसानों को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि फर्टिलाइज़र की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए, पर्याप्त मात्रा में आपको खाद मिलेगा। सरकार का दावा है कि देश में खाद की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन देश के 5 राज्यों से आई तस्वीरें कई सवाल खड़े करती हैं। सवाल ये, अगर देश में खाद की कमी नहीं है और सरकार के इंतजामात मुकम्मल हैं, तो अन्नदाता की पहुंच से खाद इतनी दूर क्यों है? और अब एक ऐसी खबर आपके सामने रखनी है जो सच में बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने कोरोना की हॉरर स्टोरीज को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। चीन में कोरोना का इन्फेक्शन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 48 घंटे में 64,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं और इस दौरान चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन अपने पुराने फॉर्मूले पर चल रहा है। 93% आबादी को वैक्सीन लगाने वाले मुल्क में लॉकडाउन की शॉकिंग स्टोरी सामने आ रही है। कोरोना के नाम पर इंसानों के साथ जानवरों जैसा सुलूक हो रहा है। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की कोरोना फाइल्स का ये सबसे नया चैप्टर है, सबसे खौफनाक चैप्टर है अब आपके सामने। ये जिनपिंग की जल्लाद टास्क फोर्स का ट्रेलर है। 2 सिक्योरिटी मार्शल एक महिला को घसीटते हुए बाहर लाए, उसे जमीन पर सिर के बल गिरा। धक्का इतना तेज दिया कि महिला का सिर जमीन पर टकरा और फिर थोड़ी देर बाद महिला के हाथ पैर बंधी तस्वीर नजर आई। चीन की कोविड टास्क फोर्स की बर्बरता का ये एक और सबूत आपके सामने है। नौजवानों को गिरा गिरा कर उनके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। जुल्मी, जिद्दी जिनपिंग के साम्राज्य में आपका स्वागत है। एक शख्स को काबू करने के लिए अगर 10-10 लोगों की टीम को लगाना पड़े तो समझ लीजिए कि चीन के हालात कैसे हैं। जिनपिंग की सफेद पोशाक सिविल टीम बेरहमी और क्रूरता की सारी हदें पार कर चुकी है और ये सब इसलिए हो रहा है ताकि कोरोना को नील बटे सन्नाटा किया जा सके, तानाशाह के हुक्म की तामीर हो सके। कुछ आंकड़ों से चीन की जीरो कोविड पॉलिसी को समझते हैं। चीन में लगातार दूसरे दिन 30,000 से ज्यादा कोरोना केस निकले। गुरुवार को 31,444 जबकि शुक्रवार को 32,943 मरीज कोरोना पॉजिटिव निकले। ये कोरोना काल में चीन के सबसे ज्यादा कोविड के मामले बताए जा रहे हैं।
नेशनल हेल्थ ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक पैंडेमिक की शुरुआत के बाद से चीन के रोजाना औसत मामले रिकॉर्ड लेवल पर हैं। लेकिन कोरोना को दवा और वैक्सीन से कंट्रोल करने की बजाय चीन ने लोगों का इस तरीके से इलाज शुरू कर दिया है। कहीं लाठियां भांजी जाती हैं तो कहीं हजारों की भीड़ को एक झटके में क्वारंटीन कर दिया जाता है। इस वक्त चीन के कई शहरों का यही हाल है। घर घर में लोग बेचैन हैं, लेकिन चीन है कि मानता नहीं। जानकारी के मुताबिक चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन ने झेंगझाओ और उसके आसपास के 8 जिलों में सख्त लॉकडाउन लगा दिया है। इसका दूसरा मतलब यह है कि करीब 66 लाख की आबादी इस वक्त घरों में कैद होने को मजबूर है। लॉकडाउन के नाम पर कैदी बना दिया गया है। 30 दिन पहले ही चीन के 152 शहरों में लॉकडाउन लगाया गया था और तब 28 करोड़ नजरबंद किए गए थे। हालांकि इस वक्त लॉकडाउन की सबसे भयानक तस्वीरें ग्वांगझू से आ रही हैं। ये वही जगह है जहां पर फॉक्सकॉन नाम की एप्पल आईफोन की फैक्ट्री है। यहाँ फोन मैन्युफैक्चरिंग होती है। कोरोना के नाम पर कई दिनों से यहाँ फैक्ट्री वर्कर्स को नजरबंद किया गया था। पूरी फैक्ट्री सील कर दी गई थी, लेकिन अब लोगों का सब्र जवाब दे गया। अब ये लोग फैक्ट्री के बाहर आकर प्रदर्शन करने लगे और इन्हें काबू करने के लिए टास्क फोर्स जानवरों की तरह मारपीट कर रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चीन में करीब 93% आबादी फुल वैक्सीनेटेड है, यानी उन्होंने कोरोना की डबल डोज लगवाई है। मगर इसके बावजूद कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। चाइनीज हेल्थ अथॉरिटी का कहना है कि 1 नवंबर को चीन में 2878 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले, लेकिन 25 दिन में मरीजों की संख्या 11 गुना से ज्यादा हो गई। लॉकडाउन का चीन के कारोबार पर लगातार असर हो रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक चीन की जीडीपी में 20% हिस्सेदारी वाला इलाका लॉकडाउन या सख्त पाबंदियों से गुजर रहा है। इसका मतलब यह है कि चीन की कोरोना वाली पॉलिसी न सिर्फ इंसानों को, वहाँ के बाशिंदों को, बल्कि चीन की इकोनॉमी को भी तगड़ा डेंट पहुंचा रही है। लेकिन चूंकि जिनपिंग के सामने बोलने की हिम्मत किसी में नहीं, इसलिए जीरो कोविड पॉलिसी के इतने विरोध के बाद भी ये खत्म होती नहीं दिख रही। आप जानते हैं इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है? आर्मी की चर्चा हो रही है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को नया जनरल मिल गया है। बाजवा 29 नवंबर को जाने वाले हैं और उनकी जगह मुल्ला जनरल के नाम से मशहूर असीम मुनीर उनकी जगह लेने वाले हैं। लेकिन सवाल इस बीच ये है कि जब पाकिस्तान सरकार को आर्मी चीफ चुनने के लिए रावलपिंडी से 6 नाम भेजे गए थे, तो शहबाज शरीफ ने असीम मुनीर को ही आखिर क्यों चुना? क्या वजह थी? इसकी वजह हमें पता है। वजह है असीम मुनीर शहबाज को पीएम बनवाने वाले बाजवा के करीबी तो हैं ही, लेकिन वो इमरान के कट्टर दुश्मन भी हैं। वो हिंदुस्तान से अदावत की आग भड़काने में भी माहिर माने जाते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। बताते हैं कि पुलवामा में आतंकी हमले के पीछे भी असीम मुनीर का ही हाथ था। आप इस रिपोर्ट से समझेंगे बेहतर। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बाजवा का रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया, अपना नया जनरल सिलेक्ट कर लिया है। नाम है सैयद असीम मुनीर अहमद शाह, जो मुल्क के भीतर और बाहर इज्जत गंवा चुकी पाकिस्तानी फौज की कमान संभालने वाले हैं। फिलहाल बाजवा के बाद पाकिस्तानी फौज के सबसे सीनियर अफसर असीम मुनीर अक्टूबर 2021 से रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर्स में क्वार्टर मास्टर जनरल के ओहदे पर तैनात थे। 25 अक्टूबर 2018 से 16 जून 2019 यानी 8 महीने तक आईएसआई चीफ रह चुके हैं और इससे पहले दिसंबर 2016 से अक्टूबर 2018 तक डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी भी निभा चुके हैं। आर्मी चीफ के सिलेक्शन के लिए सेना ने शहबाज के पास जो लिस्ट भेजी थी उसमें भी उनका नाम सबसे ऊपर था। सीनियरिटी के आधार पर असीम मुनीर ही सबसे ऊपर क्यों ना हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या असीम मुनीर को उनकी सीनियरिटी के आधार पर चुना गया? इस सवाल का जवाब देने से पहले आपको यह याद दिलाना भी जरूरी है कि वैसे तो पाकिस्तान में सियासत होती ही कम है और जो कुछ होती भी है एक तरह से उसका खाका फौज ही खींचती है। और मुनीर के नाम पर मुहर लगाने वाले शहबाज शरीफ इस खांचे में बिल्कुल फिट रहना चाहते हैं। मुनीर के जरिए अपने 2 मकसद साधना चाहते हैं। पहला मकसद ये कि फौज की पसंद मुनीर को आर्मी चीफ बनाकर वो आर्मी की गुड बुक में रहना चाहते हैं। दूसरा ये कि नाक में दम कर चुके इमरान खान पर फौज की मदद से काबू रखा जाए। शहबाज को पता है जनरल असीम मुनीर और इमरान खान एक दूसरे को पसंद नहीं करते, दोनों के बीच पुरानी अदावत है।
अगस्त 2018 में इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम बने थे और इसके 2 महीने बाद ही बाजवा ने असीम मुनीर को आईएसआई चीफ की कुर्सी पर बिठा दिया था। इस दौरान मुनीर प्रधानमंत्री के घर की जासूसी करने लगे और इमरान की पत्नी बुशरा बेगम से जुड़े भ्रष्टाचार की खबरें बेपर्दा होने लगीं। इससे भड़के इमरान खान के कहने पर बाजवा ने महज 8 महीने बाद ही मुनीर को आईएसआई चीफ की कुर्सी से हटा दिया था। कहा जाता है कि असीम मुनीर इमरान के हाथों हुई अपनी ये बेइज्जती भूले नहीं। शहबाज इसी का फायदा उठाना चाहते हैं। वो अब मुनीर की मदद से इमरान खान को चारों खाने चित करना चाहते हैं। नियाजी की सियासी बिसात पलटना चाहते हैं। लेकिन शहबाज के लिए यह आसान नहीं रहने वाला। आप जब इमरान का एक्शन देखेंगे तो ये बात भी साफ हो जाएगी। शहबाज शरीफ पर इंपोर्टेड प्रधानमंत्री का ठप्पा ठोक चुके इमरान खान का लॉन्ग मार्च शहबाज शरीफ के लिए मुसीबत बना हुआ है। लाहौर से 28 अक्टूबर को निकले इमरान रुक रुक कर ही सही पाकिस्तान की गलियों में घूम रहे हैं। शहबाज को जमहूरियत का कातिल बता रहे हैं, लोगों को एकजुट कर रहे हैं और जल्दी इलेक्शन करवाने की मांग कर रहे हैं। इमरान के लॉन्ग मार्च को पहुंचना तो था इस्लामाबाद, लेकिन असीम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने का विरोध करने के लिए इमरान ने अपना रूट चेंज कर लिया। अब वो 26 नवंबर को उसी रावलपिंडी में रैली करेंगे जहां पाकिस्तान की फौज का हेडक्वार्टर है। इमरान का ये अलगार शहबाज सरकार और फौज दोनों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान की जमहूरियत पर है। इमरान और शहबाज की ये सियासी जंग लोकतंत्र के लिए किस तरह खतरा बन सकती है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले पाकिस्तान की सियासत में आर्मी की दखलंदाजी पर बाजवा का ये कबूलनामा देखिए। हमारी फौज जो दिन रात कौम की खिदमत में मसरूफ रहती है, गाए बगाए तनकीद का निशाना बनती है। मेरे नज़दीक इसकी बड़ी वजह 70 साल से फौज की मुख्तलिफ सूरतों में सियासत में मुदाखलत है, जो कि गैर आइनी है। इसलिए पिछले साल फरवरी में फौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। वैसे तो पाकिस्तान के आउटगोइंग आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने अपनी ही सेना के गुनाह गिनाते हुए तौबा भी कर ली। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर फौज के मुखिया को लेकर सियासी बवाल बढ़ा तो आर्मी तख्ता पलट वाला इतिहास दोहराने से बाज नहीं आएगी। मतलब साफ है, कंगाल पाकिस्तान जिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मोहताज है, वो इमरान और शहबाज की लड़ाई की भेंट चढ़ सकता है। ये तो रहे पाकिस्तान के घरेलू मसले। असली सवाल यह है कि क्या असीम मुनीर को आर्मी चीफ की कुर्सी पर बैठाकर पाकिस्तान अपने कश्मीर वाले फितूर को हवा देने की कोशिश कर रहा है। इस सवाल का जवाब पाकिस्तानी आर्मी में नॉर्दर्न एरिया कमांडर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल रह चुके असीम मुनीर के अतीत में छिपा है। वैसे तो भारत से पाकिस्तान की अदावत किसी से छिपी नहीं, लेकिन असीम मुनीर इस मामले में भी 4 कदम आगे हैं। आईएसआई चीफ बनने से पहले पाकिस्तानी आर्मी के नॉर्दर्न एरिया कमांडर और मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर रह चुके मुनीर जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ है। यही वजह है कि जब उन्हें आईएसआई चीफ बनाया गया था तो डिफेंस एक्सपर्ट्स ने इसे भारत के खिलाफ पाकिस्तान की चाल करार दिया। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा पर हुए आतंकी हमले में ये बात साबित भी हो गई। दावा किया जाता है कि पुलवामा अटैक के लिए जैश को सारी मदद असीम मुनीर ने ही मुहैया करवाई। बालाकोट में भारत की एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान को जवाबी हमले की सलाह भी असीम मुनीर ने ही दी। इसके अलावा एक बार पीस टॉक के दौरान वो भारत पर मिसाइल हमले की धमकी भी दे चुके हैं। कुरान जुबानी याद कर पाकिस्तान में मुल्ला जनरल के नाम से मशहूर हो चुके असीम मुनीर अगर आर्मी चीफ बनने के बाद भी इसी लकीर पर चलते रहे तो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सुधार की जो थोड़ी बहुत गुंजाइश है वो भी मिट्टी में मिल सकती है। इसकी कीमत और कोई नहीं, पाकिस्तान को ही चुकानी पड़ेगी। और अब आगे बढ़ेंगे इस दुआ के साथ कि ये कोरोना हिंदुस्तान में दस्तक दोबारा ना देने पाए। सऊदी अरब की बात करते हैं, जहां की पोर्ट सिटी जिद्दा में सैलाब का कोहराम मच गया है। 6 घंटे ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि सड़कें डूब गई। लाखों करोड़ों की गाड़ियां पानी में बहने लगी, एक दूसरे से टकराकर तहस नहस होने लगी। हालात ऐसे बिगड़े कि लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हो गए। अथॉरिटीज़ को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद करने पड़ गए। इन तमाम एहतियात के बाद भी लोगों की मौत हो गई।
जिद्दा पर बरसी इस मूसलाधार आफत ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि कुदरत के गुस्से के आगे किसी का जोर नहीं चलता। देखिए आप। या अल्लाह रहमत। इस सैलाब के आगे किसी की नहीं चली। जो राह में आया वो काम से। इस सऊदी अरब का शहर जेद्दा है, जहां गुरुवार को हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद सैलाबी लहरों ने सड़कों पर ऐसी रफ्तार पकड़ी कि लाखों करोड़ों की कारें बहने लगी। एक दूसरे से टकराने लगी, जो अटकी वो पलट गई और डुबकियां लगाने लगी। लगा जैसे लाल सागर के किनारे बसे जेद्दा के आसमान में किसी ने सुराख कर दिया। और फिर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच जो मूसलाधार बारिश हुई उसने साल 2009 की तबाही याद दिला दी। घरों में कैद लोग लाचार होकर तबाही का मंजर देखते रहे, परवरदिगार को याद करते रहे। या अल्लाह रहमत। अल-कहरबा, अल-कहरबा, अल-कहरबा। और इबादत गाहों में दुआओं के दौर चलने लगे। लेकिन रेगिस्तान और भारी गर्मी के लिए बदनाम इलाके में बादलों का ब्रेक फेल हो चुका था। बरसात ने किसी की नहीं सुनी, तबाही का तमाशा दिखाती रही। न्यूज वेबसाइट अरेबियन बिजनेस की रिपोर्ट के मुताबिक जेद्दा में आई इस विनाशकारी बाढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई, फ्लाइट्स डिले हो गई, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, इस्लाम के सबसे पवित्र शहर मक्का के रास्तों पर ट्रैफिक रोक दिया गया और सऊदी सिविल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने लोगों को घरों में रहने की हिदायत जारी कर दी। साफ कह दिया कि बाहर निकलना जान से खिलवाड़ करने जैसा है। ये 40 लाख की आबादी वाले जेद्दा शहर का किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। मौसम के सैलाबी मिजाज को देखते हुए यहां से उड़ान भरने वाले प्लेन्स डिले कर दिए गए। मक्का का एंट्री गेट कहे जाने वाले जेद्दा शहर के लिए आंधी और बाढ़ कोई नई चीज नहीं। सर्दियों में यहां की 40 लाख की आबादी इस मुश्किल से करीब हर साल 2-4 होती है। 2009 में यहां आई बाढ़ की चपेट में आकर 123 लोगों की मौत हो गई थी। 2017 में भी भारी बारिश के बाद लोगों को बाढ़ की मुसीबत झेलनी पड़ी थी। पिछले साल भी बाढ़ ने जेद्दा के कई हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया था। लेकिन 24 तारीख की सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच जैसी मूसलाधार बारिश हुई वैसी यहां कभी नहीं हुई थी। सिर्फ 6 घंटे में हुई 179 मिलीमीटर की बरसात ने दुनिया को तेल की धार दिखाने वाले सऊदी अरब के इस शहर को घुटनों पर ला दिया और बता दिया कि कुदरत से बड़ा कोई नहीं। या अल्लाह रहमत। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।